हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी से अध्याय 3 जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 8 के लिए बनाया गया है, जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पानी की कमी का कारण है? उद्योगों की बढ़ती संख्या, बढ़ते शहरी केंद्र, बढ़ती जनसंख्या, उपर्युक्त में से सभी। आसान सा सवाल था, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ध्यान रखना है, उद्योगों की बढ़ती संख्या, बढ़ते शहरी केंद्र और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी भारत में पानी की कमी का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शिलांग मेघालय में छत वर्षा जल संग्रहण सबसे अधिक प्रचलित है। सेकेंड कथन है कि मेघालय में मौसिनराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखें पहला कथन के बारे में, तो दिया है कि शिलांग मेघालय में छत वर्षा जल संग्रहण सबसे अधिक प्रचलित है, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हो सकता है आपके दिमाग में तमिलनाडु भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन ध्यान रखना है कि शिलांग मेघालय में छत वर्षा जल संग्रहण सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, ये सबसे पुराना भी है। वहीं बात करें सेकंड कथन के बारे में, मेघालय में मौसिनराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, व्याख्या देखिए समझ में आएगा। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण सबसे आम प्रचलन में है। यह दिलचस्प है क्योंकि शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम को दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। फिर भी राज्य की राजधानी शिलांग में पानी की भारी कमी है। शहर में लगभग हर घर में छत वर्षा जल संचयन संरचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य किया है? मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, व्याख्या देखिए, कह रहा है यहाँ पे, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है। चूककर्ता है ना, जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं, को दंडित करने के लिए कानूनी प्रावधान भी किया गया है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जहाँ पे छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य किया गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है विद्युत उत्पादन, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है मनोरंजन, चौथा है मछली प्रजनन, पांचवा है अंतर्देशीय नेविगेशन। बताना है उपर्युक्त में से कौन सी नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। चाहे विद्युत उत्पादन हो, बाढ़ नियंत्रण हो, मनोरंजन हो, चाहे मछली प्रजनन हो, अंतर्देशीय नेविगेशन हो, ये सभी नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लीजिए। कहता है यहाँ पे, परंपरागत रूप से नदियों और वर्षा जल को घेरने के लिए बांधों का निर्माण किया गया था, जिनका उपयोग बाद में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। आज बांध केवल सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए, पानी की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, अंतर्देशीय नेविगेशन और मछली प्रजनन के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, जहाँ अशुद्ध पानी के कई उपयोग एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना यहाँ पे। बाकी कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे कि अपने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ आज़ादी के बाद शुरू की गई बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में सोचा गया था कि यह वाह की तरह औपनिवेशिक अतीत की बाधा को पार करते हुए देश को विकास और प्रगति की ओर ले जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अगला सवाल है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एक बांध बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या पीछे करता है, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, एक बांध का काम क्या है कि एक अवरोध पैदा करना, एक डिस्टर्बेंस पैदा करना, ठीक है, जो कि पानी को क्या करेगा, बाधित करेगा, रोकेगा। ठीक है, निर्देशित भी करता है, डायरेक्शन भी देता है ना, बांध को रोक करके दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। पीछे करता है, ठीक है, पीछे करता मतलब रोकता है उसको। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड कथन कह रहा है कि बांध अक्सर जलाशय, झील या अतिक्रमण पैदा करता है। ये भी कथन यहाँ पे सही है। बांध अक्सर क्या करता है, जलाशय का निर्माण करता है, झील का निर्माण कर सकता है। जैसे कि जब हम बांध बनाते हैं तो वहाँ पानी का ठहराव होता है, ठहराव होने से वहाँ पे जलाशय का निर्माण, जलाशय देखने को मिलता है, या फिर झील का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे अतिक्रमण भी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे आसपास के जो जंगल होते हैं उसे काटना पड़ता है। वहाँ पे लोग निवास करते हैं उन लोगों को वहाँ से खाली करके किसी और जगह पर स्थानांतरित होना पड़ता है, तो ये अतिक्रमण भी तो आएगा ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। सही। थर्ड कह रहा है कि बांध संरचना के बजाय जलाशय को संदर्भित करता है। तो बांध संरचना के बजाय ये क्या, किसको संदर्भित करता है, जलाशय को। अर्थात जब बांध बनाया जाता है तो पानी को रोका जाता है, तो ये तो जलाशय ही की तरह होता है ना ये, तो ये तो जलाशय को संदर्भित करता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी यहाँ पे सही है। ठीक है, व्याख्या देखिए। एक बांध बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या पीछे करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या जल भरण का निर्माण करता है। बांध संरचना के बजाय जलाशय को संदर्भित करता है। अधिकांश बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक करके बाढ़ नियंत्रण पर या लगातार बहता रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है ना, एक अतिक्रमण, तो अतिक्रमण से ये भी और एक चीज़ हो सकता है, जैसे कि बाढ़ जब आता है, जब बांध टूट जाता है या फिर बाढ़ जब आ जाता है तो अचानक जब खोल दिया जाता है तो आसपास में क्या होता है, चीज़ें देखेंगे कि नष्ट हो जाते हैं, तो वो भी तो अतिक्रमण में ही आएगा, है ना, तो ये पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बी कथन है कि यह गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी इलाकों में मदद करेगा। सी कह रहा है कि इसमें से 3 राज्य शामिल हैं, इसमें 3 राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। उपर्युक्त में से सभी सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी इलाकों में मदद करेगा। पहला कथन क्यों गलत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात में है, तो पहला कथन गलत है। और इसमें 3 राज्य नहीं, इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया, इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। ठीक है, तो इसलिए ए और सी कथन यहाँ पे गलत है। चलिए व्याख्या देखिए, समझ में आएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह 4 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को कवर करने वाली भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात लगभग 9,490 गांव और 173 शहरों, और राजस्थान में देखेंगे तो 124 गांवों को सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी इलाकों में पानी की आवश्यकता को पूरा करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 राज्य शामिल है, इसमें से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, और ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है बाढ़, दूसरा है तलछट, ठीक है, तीसरा है प्रेरित भूकंप, चौथा है जल जनित रोग। बताना है उपर्युक्त में से कौन सी नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नुकसान है। ठीक है, नुकसान क्या है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो वहाँ से भी कुछ नुकसान, फायदे तो है ही हैं लेकिन नुकसान भी बहुत होते हैं। जैसे कि बाढ़ आना, जैसे बहुत ज़्यादा जब पानी भर जाता है तो जब उस खोला जाता है उसको, तो तेज़ बहाव की वजह से बाढ़ आ जाता है, तो ये भी सही है। तलछट भी सही है, और प्रेरित भूकंप भी देखने को मिलता है, और जल जनित रोग भी देखने को मिलता है। जब बाढ़ आते हैं तो जब अचानक बांध को खोला जाता है तो वहाँ से देखेंगे कि बहुत सारे आपदाएं आती हैं, जो कि आसपास में जल जनित रोग भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चारों का चारों कथन बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा है, विडंबना यह है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए बांधों ने जलाशय में अवसादन के कारण बाढ़ को बढ़ाया है। इसके अलावा बड़े बांध ज़्यादातर बारिश के समय बाढ़ को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है
कि यह जल तल छट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। यह भी देखा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने भूकंपों को प्रेरित किया और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित रोग, फसलों में कीट और प्रदूषण उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नुकसान हैं, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे सभी कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। सेकंड है, इसके तहत बांस के पाइप उपयोग करके धारा और झरने के पानी को दोहन किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है, और ये TRE 3 में जब री एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है कि मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। वहीं बात करें सेकेंड कथन के बारे में, तो इसके तहत बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और झरने के पानी का दोहन किया जाता है। ये भी कथन यहाँ पे सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेघालय की जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे बांस से ये चीज़ खेतों तक इस तरह से ले जा करके पहुँचाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये वाला जो पाइप है ये बांस है, बांस से ये पानी को खेतों तक ये पहुँचाया जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था कहाँ पे है, ये व्यवस्था है मेघालय में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे व्याख्या में समझ में आएगा। और मेघालय में बांस की पाइपों का उपयोग करके झरनों और नदियों के पानी के दोहन की 200 साल पुरानी प्रणाली प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है। इसे सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक कम करके पौधे पर छोड़ दिया जाता है। चैनल सेक्शन जो बांस से बने होते हैं पानी को पौधे के स्थान तक ले जाते हैं। पौधे तक बांस पाइप से बनाई एवं बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइप में पानी के प्रवाह को पाइप की स्थिति में हेरफेर करके नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वर्षा जल संचयन के लिए खादीन और जोहर प्रसिद्ध थे। कहाँ पे प्रसिद्ध है ये? वर्षा जल संचयन के प्रकार है खादीन और जोहर, ये कहाँ प्रसिद्ध थे? बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर केरल? तो याद रखना है यहाँ पे ये जो आपका ये जो दोनों है, ठीक है, ये खादीन और जोहर ये राजस्थान में प्रचलित थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो याद रखना यहाँ पे देखिए, छत वर्षा जल संग्रहण रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल आमतौर पर पीने के पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था, खासकर राजस्थान में। शुष्क और अर्ध यहाँ पे अर्ध होना चाहिए था, अर्ध शुष्क क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों को वर्षाधारित भंडारण संरचनाओं में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे जल मिट्टी की पकड़ को मजबूत और गोला होना संभव बनाया है, जैसे कि जैसलमेर में खादीन और राजस्थान के अन्य हिस्सों में जोहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये खादीन और जोहर एक वर्षा जल संचयन का प्रकार है जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। आपको बस इतना याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है टंकियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है? ठीक है, बताना है कौन सा गलत है। तो पहला कथन है, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए टैंक या भूमिगत टैंक थे। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए टैंक बनाए गए थे या फिर भूमिगत टैंक थे। ये कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है बी ऑप्शन में कि टंकियाँ अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का हिस्सा थी। ये भी कथन सही है। सी कह रहा है कि प्रथम दौर की वर्षा को विशेष रूप से एकत्रित किया जाता था। नहीं, ये कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान रखना, सी ऑप्शन ही यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि प्रथम दौर की वर्षा के जो पानी होता था उसे एकत्र नहीं किया जाता था, उसे टंकियों को साफ वगैरह करने में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि प्रथम जो वर्षा होता था तो उसमें जानते हैं कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे गंदगी होते हैं, जो भी धूल कण होते हैं हमारे वायुमंडल में, उसको लेकर के साथ में वर्षा अपने साथ लेकर के नीचे आ जाती हैं, जो कि बहुत ही क्या होता है, इसलिए कहा जाता है ना कि प्रथम वर्षा जो होती है उसमें ज़्यादा भीगना नहीं चाहिए, है ना। तो वो पानी थोड़ा सा क्या होता है, उसमें बहुत सारा एसिड वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो प्रथम दौर की जो वर्षा है उसे विशेष रूप से एकत्र नहीं किया जाता था, उससे टंकियों को वगैरह को साफ़ करने में
इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे सी कथन गलत है, बाकी ए और बी सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग सभी घरों में पारंपरिक रूप से पीने के पानी के भंडारण के लिए टैंक या भूमिगत टैंक थे। टैंक एक बड़े कमरे जितना बड़ा हो सकता था। फलौदी में एक घर में एक टैंक था जो इतना मीटर गहरा यानी कि 6 मीटर लगभग गहरा और 4 मीटर लगभग लंबा था और 2.44 मीटर चौड़ा था। टंकियाँ अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का हिस्सा थीं और मुख्य घर व आंगन में के अंदर बनाई गई थीं। वे एक पाइप के माध्यम से घरों की ढलान वाली छतों से जुड़े थे। छतों पर गिरने वाली बारिश से पाइप नीचे जाता था और इन भूमिगत टैंकों में जमा हो जाता था। प्रथम दौर की बारिश को आमतौर पर इकट्ठा नहीं किया जाता था क्योंकि इसमें छतों पर और पाइप के साफ किया जाता था। बाद की बारिश से उसका पानी एकत्रित किया जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि ये कथन यहाँ पे गलत है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।